हम स्टार्ट करते हैं जो सेकंड सब टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके सिंपल है, तीन बेसिक सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं और एक डिफरेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट कनेक्टेड होगा, जो नेक्स्ट सब टॉपिक होगा, जो मेन सब टॉपिक होगा उससे कनेक्टेड रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो क्लासेस थी, एरिटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिटोक्रेट्स कौन थे? तो एरिटोक्रेट्स वही थे जो सिंपल है, हर कम्युनिटी में एक रिच फैमिली रहती है जो अपने आप को अलग से ट्रीट करती है। तो एरिटोक्रेट्स भी ऐसे ही थे, सिंपल था, वो डोमिनेंट थे, लोगों के ऊपर हावी हो जाते थे क्योंकि उनके पास पैसा था, रुतबा था। तो और क्या चीज थी जो उनको डोमिनेट बनाती थी? जैसे उनका लैंड, क्योंकि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम में। तो सिंपल है, डोमिनेंट तो थे वो, और ग्रुप ऑफ पीपल थे, क्योंकि सिंपल है वो ज्यादा लोग नहीं थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे। बट जहां पैसा बोलता है ना, वहां नीचे वाले लोग भी आ जाते हैं, मिलके रहते हैं। तो सिंपल था, उनके पास पैसा भी बहुत था। अब मेजर लैंड ओन करते थे वो, मेजर लैंड ओन करते थे मतलब मोस्ट ऑफ द लैंड उन्हीं का था। सिंपल, ज्यादा लोग नहीं थे बट जो जितना भी एरिया कवर करते थे फ्रांस में, तो वो अपने एक ग्रुप कम्युनिटी डेवलप कर ली थी उनने, और उनका मेजर लैंड था। सिंपल था, मेजर लैंड था, डोमिनेंटी शो करते थे, रिच थे। और ये डोमिनेट किसके ऊपर थे? तो जो पीजेंट्स थे एंड न्यू मिडिल क्लास। तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा, न्यू मिडिल क्लास है, और पीजेंट्स तो आपको पता ही है, जो लेबर जैसे लोग थे और जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता था वो टाइम में। तो सिंपल है, और ये फ्रेंच बोलते थे। तो फ्रेंच बोलने का कोई परफेक्ट मोटिव नहीं था, बट वो डिप्लोमेसी शो करना चाहते थे। सिंपल था कि वो लोगों को ऐसा नहीं बताना चाहते कि हम नहीं मानते, जो रिवॉल्यूशन हुआ उसकी चीजें नहीं मानते, हम उसके साथ भी हैं। और जबकि वो जो बड़े अपर क्लास लोग रहते थे उनके साथ रहते थे, उनकी मेंटालिटी वो थी, बट ये शो करते थे कि हम यूनाइटेड हैं। तो सिंपल है, न्यू मिडिल क्लास पे आते हैं। न्यू मिडिल क्लास क्या था? न्यू मिडिल क्लास एरिटोक्रेट से थोड़ा सा डिफरेंट था। न्यू मिडिल क्लास में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स आते थे। तो ये भी तो रिच होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट ये एकदम से रिच नहीं होते, जैसे कि इनके दादा परदादा रिच नहीं थे, क्योंकि उनके पास तो कोई मेजर लैंड ओन नहीं था। बट इनने पूरी फ्रीडम की फाइट देखी थी, और ये नीचे से ऊपर आए थे, तो इनने इंडस्ट्रीज डेवलप की थी। तो बिजनेसमैन थे तो बिजनेस में आए थे, और प्रोफेशनल थे जैसे कि कुछ हैंडीक्राफ्ट, शूज, वो टाइम पे शूज क्लोथ्स का बहुत चलता था फ्रांस में, बेसिकली फ्रांस एंड इटली में। तो फ्रांस में भी प्रोफेशनल्स की बहुत वैल्यू थी। तो ये कम्युनिटी से आए थे, तो इनको मालूम था कि हमको रिवॉल्यूशन लाना है और हमको यूरोप को बनाना है, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला था आगे, क्योंकि ये पैसे भी देने वाले थे और सपोर्ट भी देने वाले थे। तो बेसिक जो रिवॉल्यूशन हुआ तो वो न्यू मिडिल क्लास से हुआ, और उन्होंने अपने साथ पीजेंट्स को भी लिया। तो सिंपल है, हम आते हैं सेकंड इस पे, जो है लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म जैसे आपने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। सिंपल है, नेशनलिज्म तो वही होता है जैसे देशभक्ति, देश प्रेम, अपने देश के लिए कुछ अपना योगदान देना। तो नेशनलिज्म के साथ जब लिबरलिज्म जुड़ जाता है, तो लिबरलिज्म होता क्या है? लिबरलिज्म सिंपल है, कुछ नहीं होता है, एक आजादी की भावना होती है, फिलोसफी ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म सिंपल, ये एक जैसा ही है, बट एकदम डिक्टो एक नहीं है, क्योंकि हमको एक भावना होना और हमको आजाद फील करना, ये दो डिफरेंट चीज है। तो लिबरलिज्म हो गया एक आजादी की भावना। फिर हम आते हैं सफरेज पे। व्हाट इज सफरेज? सफरेज कुछ नहीं है, राइट टू वोट है। जैसे कि हम अपना वोटिंग कार्ड बनने के बाद, वो 18 होने के बाद अभी वोट करते हैं, तो उसे भी सफरेज कहा जाता है, क्योंकि वो एक राइट टू वोट है। तो सफरेज कुछ नहीं, राइट टू वोट। फिर हम आते हैं वुमेन सफरेज पे। तो वुमेन सफरेज में क्या डिफरेंट चीजें हैं? तो एट दैट टाइम वुमेन्स अलाउ नहीं थे कि वो प्रॉपरली वोट कर सके, लिमिटेड हो गया था। किसके वजह से लिमिटेड हुआ था वो हम अपने ये टॉपिक पे पढ़ेंगे, जिसका है रिलेशन टू नेपोलियन कोड। तो रिलेशन क्या था इसका बीच में? क्योंकि नेपोलियन ज्यादा मेंटालिटी थी उसकी मैनली, क्योंकि वो मैन था और डिक्टेटर था, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था वो जैसे वुमेन्स को, और उनको राइट नहीं देना चाहता था प्रॉपर। तो उसने सिर्फ लिमिटेड कर दिया था कि मैन ही सफरेज का एंजॉय कर पाएंगे, वही वोट कर पाएंगे। और क्योंकि मैन को इजीली रहता है हैंडल करना, क्योंकि मैन को कुछ ना कुछ ब्राइब दे दे या कुछ ना कुछ कर दे तो वो प्रॉपर वोट कर सकते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस होता। बट वुमेन को उनका सफरेज राइट चाहिए था, जो कि मिला रिवॉल्यूशन के बाद। फिर हम आते हैं कंजर्वेटिज्म। सिंपल ये थोड़ा सा इलेबोरेट रहेगा, बट कंजर्वेटिज्म है क्या? सिंपल है, कंजर्वेटिज्म कुछ नहीं है, बस एक फ्रीडम है, जो फ्रीडम और फिलोसफी है, जो पुरानी चीजें थी जैसे मोनार्की
मोनार्की की जो वैल्यूबल चीजें थी, किंग का जो एम्पायर था, किंग के कस्टम्स थे, किंग के ट्रेडिशंस थे, ओल्ड फ्रांस के जो ट्रेडिशंस थे उनको साथ में लेके चलना रिवॉल्यूशन के साथ, क्योंकि रिवॉल्यूशन के साथ ये सब पीछे छूट रहा था और इसकी भी इंपॉर्टेंस वैल्यू थी, तो ये साथ में लेके चलना कंजर्वेटिज्म में आ गया था। तो सिंपल है, कंजर्वेटिज्म में क्या क्या चीजें आई रिलेटेड टू कस्टम्स, जैसे मैंने बताया कस्टम से रिलेटेड था, कस्टम को साथ में लेके चल रहा था, ट्रेडिशंस को साथ में लेके चल रहा था, और वो पुरानी चीजें को प्रिजर्व कर रहा था, सिंपली प्रिजर्व कर रहा था, जैसे कि उनका कस्टम हो गया, उनकी जो रॉयल्टी थी वो एकदम अच्छे से प्रिजर्व कर रहा था। और ये रिवॉल्यूशन के साथ था, ऐसा नहीं था रिवॉल्यूशन के अपोजिट था, मोनार्की के साथ भी नहीं था, बट ये रिवॉल्यूशन के साथ और अपने बिलीव्स को लेके चल रहा था जो ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को थे। तो जो हमको कनेक्ट करेगा नेक्स्ट टॉपिक से वो है रिवॉल्यूशनरीज। तो रिवॉल्यूशनरीज थे कौन? सिंपल था, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू मिडिल क्लास और जो पीजेंट्स थे वो मेन रिवॉल्यूशनरीज थे, क्योंकि उन पे ज्यादा बीती है, क्योंकि जो अच्छा शुभ शुभ भोग रहा है तो उसको पता नहीं रहेगा कि क्या क्या चीजें हमको फेस करनी पड़ती है निचले लेवल पे। तो वो थे न्यू मिडिल क्लास और पीजेंट थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हार्डशिप क्या होती है, उनको लेबर बॉन्डिंग पता थी कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको डेली ब्रेड के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, तो वो रिवॉल्यूशनरीज बने। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम उनमें डेवलप था एकदम, क्योंकि लिबरलिज्म भी उनको मालूम था, नेशनलिज्म भी मालूम था, और बहुत सारी चीजें थी जो इस तरफ उनको प्रेरित कर रही थी और उनमें क्रांति की भावना जगा रही थी। तो सिंपल था, उन्हें फ्रीडम की तरफ अपने आप को प्रोत्साहित किया, और उनके न्यू मोटिव्स थे। तो उनके मोटिव्स थे जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिंपल मैं आपको एक ब्रीफ सा बता देता हूं कि उनके मोटिव्स थे थोड़े से अलग थे, जो कंजर्वेटिज्म था उसके साथ भी थे और जो मोनार्की था उसके अपोजिट भी थे। तो सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, और इसका टाइम पीरियड था 1830 टू 1848। तो क्या क्या हुआ था इस दौरान, ये बेसिक, और एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि वहां से फिर हम जर्मनी एंड इटली पे आएंगे, तो ये एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस हो जाएगा। और एक अच्छा मोनार्की रूल से अलग एक प्रॉपर उनने असेंबली क्रिएट की, और फिर उनने क्या क्या चेंजेस लाए और ये कैसे लीड हुआ ये हमें पता चलेगा इस टॉपिक में। तो उसका पहला सब टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो सिंपल है, जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है कि हिस्ट्री में हम ये क्या पढ़ रहे हैं, रोमांटिक इमेजिनेशन, ये क्या आ गया, अचानक से हम रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो और एकदम आप पे फोर्स किया जाए कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, तो एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। बट अगर आपको पढ़ने को बोला जाए और फिर बोला जाए अगर पढ़ लोगे आप तो 1 घंटा खेल सकते हो, 1 घंटा कुछ मूवीज देख सकते हो, एक घंटा कुछ भी एंजॉय कर सकते हो, जैसे कोई भी कार्टून देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिक्रिएशनल टाइम इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस टाइम भी रिक्रिएशनल टाइम इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हार्डशिप पे चल रहे थे लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग में ये था कि हम करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ क्रांति तो लानी नहीं है, क्रांति लाने के लिए भी थोड़ा सा हमें रिक्रिएशनल टाइम चाहिए था। तो उस टाइम आर्टिस्ट लोग बहुत ज्यादा डेवलप हुए, कि जो उनकी भावना थी, जो भी उनके दिमाग में था, क्रांति के साथ उनने जो अपनी लिबरल फीलिंग के साथ उनने अलग अलग स्टोरीज में डाले और अलग अलग पोएट्रीज में डाले, जो लोगों को अच्छी लगी और उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा। तो वो क्या होती थी, तो रिलेटेड टू कल्चर होती थी, मेनली रिलेटेड टू कल्चर रहती थी, कि जो पुरानी चीजें हुई, किंग्स का भी रहता था उसमें, क्योंकि किंग्स हमेशा बुरे नहीं रहते, किंग्स लोग ने भी बहुत कुछ अच्छा किया था, तो उनकी बातें रहती थी, और उनके वॉर्स के टाइम की इंसिडेंट्स रहते थे, और कुछ अलग उनकी स्टोरीज रहती थी, जैसे कि किसी क्वीन से उनका प्यार, ये सब भी बताया जाता था उस टाइम पे, हिस्ट्री टाइम पीरियड में, वो पोएट्रीज से। फिर हम आते हैं आर्ट एंड पोएट्री। सिंपल है, एक आर्ट फॉर्म है, जैसे पेंटिंग भी हो सकती है, वो पेंटिंग, पोएट्री, सॉन्ग्स, एक स्टोरी और ड्रामा, क्योंकि पोएट्री ड्रामा फ्रांस में वो टाइम में बहुत ज्यादा चलता था, बहुत सारी मूवीज भी डेवलप हुई है उसी कॉन्सेप्ट पे। फिर सिंपल है, उन लोग करते क्या थे, उन लोग एक पॉइंट उनका था, वो क्रिटिसाइज करते थे। किसको क्रिटिसाइज करते थे? साइंस और रीजनिंग की पावर को। क्यों? इसका मोटिव क्या था? क्योंकि वो उस टाइम पे थोड़ा सा एक बोल सकते हैं पुरानी सोच थी, कि अगर कोई कुछ न्यू लाता था, इनोवेटिव लाता था, तो उनको थोड़ा सा अलग लगता था, ये वियर्ड है या थोड़ा सा वुडू क्राफ्ट है, ये हो कैसे रहा है, ये जादू है, क्योंकि उनको कुछ कंफर्म नहीं पता था कि इसके पीछे साइंस है और साइंस क्या होता है, और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी उन्हें ये परफेक्ट नहीं लगता था, उनको लगता था कुछ ना कुछ तो गलत है इसमें। तो ये वो अपनी आर्ट्स में और स्टोरीज और पोएट्रीज में भी शो करते थे। तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से तो वो ठीक था, बट इसके कारण बहुत सारी चीजें गलत भी हुई। बट ये एक बहुत अच्छा रोल निभाता है कि लोगों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कराना और उनका माइंड फ्रेश करना, ताकि वो रिवॉल्यूशन में अच्छे से पार्ट ले सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग।
फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, हंगर, हार्डशिप। हंगर तो भूख, हार्डशिप काम नहीं मिलता है, अब बहुत कुछ हम झेल रहे हैं, हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो उस टाइम में क्या था, जो ईयर था 1830 का, 1830 जो ईयर था वो इकोनॉमिक हार्डशिप का ईयर था। तब कोई जॉब नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लोग करे क्या। अब लोग बहुत भूखे थे, पीजेंट्स तो मेनली, क्योंकि पीजेंट्स को उनका तो सिंपल था, लेबर्स थे वो, और उनका बेसिक काम रहता था। तो जब बेसिक काम नहीं हो रहा, सब रिवॉल्यूशन में लगे, तो वो कैसे खाएंगे। जैसे कि अभी आजकल आपको पता चल रहा होगा, अभी कोरोना टाइम पीरियड चालू है, तो जो लेबर्स हैं तो उनका कुछ खास नहीं है, वो कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, वो फंसे हुए एक जगह पे, उनको गवर्नमेंट की हेल्प के लिए रुका रहना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था। और उस टाइम पे तो मोनार्की थी, और कुछ परफेक्ट असेंबली पावर भी नहीं थी कि जो उन्हें हेल्प करती थी। तो वो भूखे थे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन तो धीरे धीरे इंक्रीज होने वाली थी। तो जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब की कमी के कारण, उनकी लेस जॉब थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, उनकी हार्डशिप और बढ़ती गई। उन्हें भूख मिटाने के लिए भी एक जॉब नहीं मिल रही थी, वो डेली ब्रेड अर्न कर सके ऐसी भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो ये इन्हें सही वे में पुट किया। इनने सही वे में पुट कैसे किया, जो पीजेंट्स थे अब वो न्यू मिडिल क्लास पे डिपेंड नहीं हुए, उनने खुद अपना रिवोल्ट आगे लिया, सोचे कि हम ज्वाइन हो रहे हैं, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने रेवोल्यूशन में अपना 100% झोंक दिया। तो अब वो साथ में थे और वो कुछ अलग क्रिएट करना चाहते थे, और इस बार उनको रेवोल्यूशन परफेक्ट चाहिए था, पूरा एकदम 100%, एक अच्छा रूल, अच्छा गवर्नमेंटल रूल, डेमोक्रेसी चाहिए थी उनको। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो अब क्या हुआ, जो पीजेंट्स और वर्कर थे तो उन्होंने अपना रेवोल्यूशन लीड किया। अब बोले कि हमको तो चाहिए ही, हमको चाहिए डेमोक्रेसी, हमको वो मोनार्की नहीं चाहिए, हमको वो डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमको उनके रूल्स और रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें सब कुछ नया चाहिए, और एक असेंबली के थ्रू चाहिए, हमें गवर्नमेंट चाहिए जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करे। तो ये गवर्नमेंट उन्हें मिली, बट कैसे मिली, जो मैन और वुमेन्स थे लिबरल, मिडिल लिबरल क्लास के, वो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि पीजेंट्स थे वो परफेक्टली, उन्हें हर कुछ जानकारी नहीं थी, वो हर चीज पढ़ते नहीं थे, बहुत लोग अनपढ़ थे, और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण वो कुछ कुछ जगहों पे अच्छे से इलेबरेट नहीं कर पाते थे अपने आप को। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स की कमी होगी, आपके पास व्यूज की कमी होगी, तो आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। बट जैसी लिबरल मिडिल क्लास उनसे ज्वाइन होता है, तो उनको एक अलग दिशा मिलती है, और ये बहुत रिवॉल्यूशन लाते हैं, क्रांति लाता है अलग से, जो एकदम अलग ही क्रिएट रिवॉल्यूशन करता है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। वो पहले भी जो मैंने आपको समझाया प्रीवियस वीडियोस में, उस टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो एट द लास्ट ये सब करने के बाद उन्हें एक फ्रीडम मिलती है, जो फ्रांस में मिलती है, और इसका इम्पैक्ट अब पूरे यूरोप पे कैसे पड़ने वाला था, स्पेन, इटली, जर्मनी, बेसिकली इटली एंड जर्मनी का हम नेक्स्ट टॉपिक पे तो पढ़ेंगे कि क्या होने वाला था और क्या हुआ और कैसे हुआ। बट ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके बाद एक अच्छी फ्रीडम, जिसे बोल सकते हैं हम लिबरलिज्म, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट उन्हें मिल चुकी थी।